आज की इस विस्तृत चर्चा में एक बहुत ही अजीब सी कहानी पर गौर करते हैं। अच्छा। मतलब किस तरह की नौकरी? उसने गैस स्टेशन पर 25 साल तक गाड़ियां सुधारी और फिर एक बड़े स्टोर में कोई 17 साल तक झाड़ू लगाने का काम किया। बस यही। मतलब एक बहुत ही आम सी जिंदगी है ना। बिल्कुल। 38 साल की उम्र में उसने 2 कमरों का एक छोटा सा घर खरीदा और पूरी जिंदगी उसी घर में रहा। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब रोनाल्ड रीड की 92 साल की उम्र में मृत्यु हुई। तो क्या हुआ तब? वो अचानक पूरी दुनिया की अखबारों की सुर्खियों में आ गया। पता है क्यों? क्योंकि उस साधारण से सफाई कर्मचारी ने अपने पीछे करीब 80 लाख डॉलर। बाप रे, 80 लाख डॉलर! हाँ, यानी आज के हिसाब से 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति छोड़ी थी। और सबसे बड़ी बात, उसने कोई लॉटरी नहीं जीती थी, कोई खजाना नहीं मिला था उसे। तो फिर इतना पैसा आया कहाँ से? उसने बस अपनी छोटी सी सैलरी में से पैसे बचाए और उन्हें शेयर बाजार में निवेश कर दिया। दशकों तक वो पैसा बिना किसी शोर शराबे के बढ़ता रहा। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मिशन मॉर्गन हाउसेल की प्रसिद्ध किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के आधार पर यह गहराई से समझना है कि वित्तीय सफलता का सीधा संबंध हमारी बुद्धिमानी से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार से होता है। बिल्कुल। और इसके ठीक विपरीत एक और कहानी है रिचर्ड फॉस्कुन की। रिचर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ एक बेहद कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति था। मतलब रोनाल्ड रीड के बिल्कुल उलट। एकदम उलट। वो मेरिल लिंच जैसी दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय कंपनियों में से एक का टॉप एग्जीक्यूटिव था। उसने व्यापार में इतनी सफलता हासिल की कि 40 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट ले लिया। अरे वाह, 40 की उम्र में रिटायरमेंट, ये तो हर किसी का सपना होता है। हाँ, लेकिन फिर 2008 का वित्तीय संकट आया। रिचर्ड ने बहुत भारी कर्ज लेकर एक 18 कमरों का आलीशान महल बनवाया था। जैसे ही बाजार गिरा, वो कर्ज के बोझ तले दब गया और अंततः उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया। ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला विरोधाभास है। एक तरफ एक साधारण सफाई कर्मचारी जिसने करोड़ों की संपत्ति बनाई और दूसरी तरफ हार्वर्ड का पढ़ा हुआ एक वित्तीय विशेषज्ञ जो पूरी तरह बर्बाद हो गया। एकदम सही। अक्सर जब गणित, भौतिक विज्ञान या इंजीनियरिंग की बात होती है तो वहां एक तरह की पूर्ण स्पष्टता होती है ना? 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं। हम मानकर चलते हैं कि पैसों का विज्ञान भी बिल्कुल ऐसा ही है, एकदम सटीक और लॉजिकल। हाँ, लोग अक्सर फाइनेंस को एक हार्ड साइंस मान लेते हैं। वही तो, कोई भी सोचेगा कि वित्तीय दुनिया में रिचर्ड फॉस्कोन जैसे तेज दिमाग वाले इंसान को हमेशा जीतना चाहिए और रोनाल्ड रीड जैसे व्यक्ति को संघर्ष करना चाहिए। लेकिन पैसों की दुनिया में नियम कुछ अलग ही काम करते हैं। लेता है वो अक्सर लॉजिक से ज्यादा भावनाओं और बैकग्राउंड पर निर्भर करते हैं। मतलब सिर्फ एक्सेल शीट या निवेश की जटिल रणनीतियों से कुछ नहीं होता? बिल्कुल नहीं। ये किताब असल में पैसों के बारे में है ही नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग को समझने का एक बेहतरीन टूल है। हमारे फैसले, हमारे डर, हमारे लालच, हमारे अहंकार और सबसे बढ़कर उस बैकग्राउंड पर निर्भर करते हैं जहां से हम आते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प शुरुआत है। पैसे के इस पूरे विज्ञान को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि लोग पैसे के बारे में इतने अलग अलग तरीके से क्यों सोचते हैं। इस किताब का एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि कोई भी पागल नहीं है। हाँ, नो वन्स क्रेजी। इसका मतलब ये है कि हर इंसान का जन्म कब हुआ, वो किस दौर में पला बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये सब मिलकर तय करते हैं कि वो भविष्य में वित्तीय रिस्क लेगा या नहीं। और हम अक्सर उन लोगों को बेवकूफ समझ लेते हैं जो हमसे अलग वित्तीय फैसले लेते हैं, है ना? बिल्कुल। मुझे ये बिल्कुल मौसम की तरह लगता है। सोचिए, एक रेगिस्तान में पले बड़े इंसान के लिए बारिश का मतलब जीवन है, एक बहुत बड़ा वरदान है। हाँ, वो तो बारिश की एक एक बूंद संजो कर रखेगा। सही कहा। जबकि एक ऐसे इलाके में रहने वाले इंसान के लिए जो हर साल भयानक बाढ़ का सामना करता है, बारिश का मतलब एक जानलेवा खतरा है। दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, बस उनका नजरिया उनके व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। जो एक के लिए एकदम बेवकूफ़ी भरा कदम लग सकता है, वो दूसरे के लिए उसकी परिस्थितियों के हिसाब से पूरी तरह समझदारी का काम है। जैसे कि उस पीढ़ी के बारे में सोचे जिसने 1930 के दशक की भयंकर आर्थिक मंदी देखी हो, द ग्रेट डिप्रेशन। हाँ, उस दौर में लोगों ने रातों रात अपनी जीवन भर की जमा पूंजी शून्य होते देखी थी। बैंक डूब गए थे। ऐसे माहौल में पले बड़े व्यक्ति के दिमाग में ये बात गहराई से बैठ जाती है कि शेयर बाजार एक जुआ है। तो वो पैसा कहाँ रखेंगे?
वो पैसा सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका उसे बैंक के फिक्स डिपॉजिट में रखना या घर के गद्दे के नीचे छिपाना ही समझेंगे। दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति जिसने 1990 के दशक का तकनीकी उछाल देखा है, वो अपनी सारी बचत बेझिझक शेयर बाजार में लगा देगा। दोनों अपनी जगह सही हैं, कोई भी पागल नहीं है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो हम समझ पाते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे कुछ ऐसे अदृश्य कारक होते हैं जो उनके नियंत्रण में नहीं होते। यहाँ भाग्य और जोखिम का एक बहुत बड़ा खेल है। भाग्य और जोखिम मतलब लक एंड रिस्क? हाँ, इंसान की सफलता और असफलता केवल उसकी मेहनत का परिणाम नहीं होते। मॉर्गन हाउसेल बिल गेट्स का एक बहुत ही शानदार उदाहरण देते हैं। हम सब जानते हैं कि बिल गेट्स ने कितनी कड़ी मेहनत की और उनकी बुद्धिमानी पर कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ भाग्य का एक बहुत बड़ा दखल था, है ना? एकदम सही। 1968 में दुनिया भर में लाखों करोड़ों हाई स्कूल के बच्चे थे, लेकिन बिल गेट्स सियाटल के लेकसाइड स्कूल में पढ़ते थे, जो उस समय पूरी दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक था जहां छात्रों के लिए एक असली कंप्यूटर उपलब्ध था। अरे वाह! उस जमाने में एक हाई स्कूल में कंप्यूटर होना बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। बिल गेट्स खुद मानते हैं कि अगर लेकसाइड स्कूल नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट का अस्तित्व ही नहीं होता। ये उनका भाग्य था। लेकिन इसी कहानी का एक दूसरा बहुत ही दुखद पहलू भी है। बिल गेट्स के एक बहुत करीबी दोस्त थे, केंट इवेंस। केंट इवेंस? इनका नाम तो अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं खोसा गया है, मैंने तो कभी नहीं सुना। हाँ, क्योंकि केंट इवेंस उतने ही होशियार थे जितने कि बिल गेट्स। उन दोनों ने मिलकर कंप्यूटर पर अनगिनत घंटे बिताए थे और भविष्य के बड़े सपने देखे थे। तो फिर वो माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर क्यों नहीं बने? क्योंकि हाई स्कूल के दौरान ही केंट इवेंस की एक पर्वतारोहण दुर्घटना में मौत हो गई। बाप रे, ये तो बहुत ही दुखद है। हाई स्कूल में किसी छात्र की पहाड़ से गिरकर मौत होने की संभावना लाखों में एक होती है। बिल गेट्स ने लाखों में एक वाले भाग्य का अनुभव किया और केंट इवेंस ने लाखों में एक वाले जोखिम का। भाग्य और जोखिम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देती है। हम समाज में सफलता को हमेशा सिर्फ और सिर्फ मेहनत का नतीजा मान लेते हैं, क्योंकि भाग्य या किस्मत की बात करना हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है। बिल्कुल, जब किसी को सफलता मिलती है तो उसे लगता है कि ये सब उसकी अपनी काबिलियत है। लेकिन बिल गेट्स और केंट इवेंस की कहानी ये सिखाती है कि जब सफलता मिले तो अहंकार से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ हिस्सा भाग्य का भी है, और जब विफलता हाथ लगे तो खुद को बहुत ज्यादा दोष नहीं देना चाहिए। सही बात है। यहाँ बहुत सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर सफलता में भाग्य का भी हाथ होता है और परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, तो इसका मतलब है कि पैसा कमाना और उसे बचा कर रखना, ये दोनों बिल्कुल अलग कलाएं होनी चाहिए। हाँ, गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। किताब बताती है कि अमीर बनने के लिए रिस्क लेना और अत्यधिक आशावादी होना जरूरी है। दौलत बनाने के लिए ये विश्वास होना जरूरी है कि भविष्य बेहतर होगा। नए अवसर खोजने होते हैं, अपनी पूंजी दांव पर लगानी होती है। एकदम सही। ये एक पूरी तरह से आक्रामक खेल है। लेकिन क्या ये बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं है? एक तरफ कहा जा रहा है कि अमीर बनने के लिए निडर और आशावादी होना है, और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि अमीर बने रहने के लिए विनम्रता और थोड़ा डर होना चाहिए कि ये सब कभी भी छिन सकता है। यही तो सबसे बड़ा पेंच है। मतलब एक ही इंसान एक दिन आक्रामक कैसे हो सकता है और अगले दिन रक्षात्मक? ये तो इंसान के दिमाग को दो अलग अलग दिशाओं में खींचने वाली बात हो गई। इंसान अपना दिमागी गियर अचानक से ऐसे कैसे बदल सकता है? ये उलझन एकदम जायज है, और सच कहें तो यही वो जगह है जहां रिचर्ड फास्कोन जैसे होशियार लोग भी मात खा जाते हैं। ये विरोधाभास ही वित्तीय मनोविज्ञान का असली टेस्ट है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है सर्वाइवल मानसिकता। पैसा कमाना एक बात है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए जीवित रहने की कला की जरूरत होती है। जब पैसा आ रहा होता है तो आत्मविश्वास बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन अमीर बने रहने का मतलब है अपने अंदर के उस बढ़ते हुए अहंकार को पूरी तरह कुचल देना। मतलब ये स्वीकार करना कि कल शायद आज जितना अच्छा ना हो। एकदम सही। इसे सुरक्षा का दायरा या मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। पैसा कमाने के लिए आपको दुनिया को ये दिखाना होता है कि आप कितने स्मार्ट हैं, लेकिन पैसा बचाए रखने के लिए आपको खुद को ये याद दिलाना होता है कि बाजार किसी का सगा नहीं है, वो कभी भी पलट सकता है। बिल्कुल। पूंजीवादी की दुनिया में किसी अच्छे आइडिया से दौलत कमाना शायद आसान हो जाए, लेकिन उसे बचाकर रखना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए इंसान को अपने ही लालच पर नियंत्रण करना होता है।
लेकिन अगर अमीर बने रहने के लिए इतना डर कर रहना है, इतनी रक्षात्मक मुद्रा में रहना है, तो फिर बिना बड़े रिस्क के संपत्ति आखिर बढ़ती कैसे है? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है। क्योंकि अगर कोई इंसान अपनी दौलत को सिर्फ बचा कर रखेगा तो वो अमीर कैसे बनेगा? और यहीं पर इस पूरी चर्चा का सबसे जादुई सिद्धांत सामने आता है, चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंडिंग। दुनिया के सबसे मशहूर निवेशक वॉरेन बफे का उदाहरण यहाँ बहुत काम आता है। पूरी दुनिया मानती है कि वॉरेन बफे की सफलता का राज ये है कि वे कंपनियों का विश्लेषण करने में सबसे महान है। हाँ, उनका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है। बेशक वे एक बहुत ही कुशल निवेशक हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा राज उनकी निवेश की कला नहीं है। उनका सबसे बड़ा राज उनका समय है। उनका समय? हाँ, वॉरेन बफे ने केवल 10 साल की उम्र से निवेश करना शुरू कर दिया था, और ये आंकड़ा दिमाग हिला देने वाला है। उनकी करीब 84.5 अरब डॉलर की कुल संपत्ति में से 84 अरब डॉलर से ज्यादा का हिस्सा उनके 65वें जन्मदिन के बाद बना है। 65वें जन्मदिन के बाद? यह आंकड़ा सच में अकल्पनीय है। यह उनकी बुद्धिमानी का नहीं, बल्कि दशकों तक लगातार काम करने वाले कंपाउंडिंग के जादू का परिणाम है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जरूरी किसी बेहतरीन शेयर को खोजना नहीं, बल्कि बस मैदान में टिके रहना है। अगर वे 30 साल की उम्र में निवेश शुरू करते और 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते, तो शायद दुनिया ने उनका नाम भी नहीं सुना होता। बिल्कुल नहीं सुना होता। मुझे कंपाउंडिंग का सिद्धांत एक बर्फीली पहाड़ी पर स्नोबॉल लुढ़काने जैसा लगता है। आप मान लीजिए कि आप एक पेड़ लगा रहे हैं। आप उसे हर दिन उखाड़ कर ये नहीं चेक कर सकते कि जड़ें कितनी गहरी हुई हैं, है ना? क्या आपको बस उसे समय देना है। स्नोबॉल के साथ भी ऐसा ही है। जब एक छोटी सी बर्फ की गेंद को पहाड़ी के ऊपर से लुढ़काया जाता है, तो शुरुआत में वो बहुत धीमी और छोटी लगती है। यहाँ ये मायने नहीं रखता कि उस गेंद को शुरुआत में कितनी जोर से धक्का दिया गया था। मतलब रिस्क कितना लिया गया था, ये मायने नहीं रखता। एकदम सही। सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि वो पहाड़ी कितनी लंबी है। समय ही वो लंबी पहाड़ी है। गेंद को बस बीच में टूटने से बचाना है। ये पेड़ वाला और स्नोबॉल का उदाहरण बहुत ही सटीक है, लेकिन इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। अगर दौलत बढ़ाने का ये सिद्धांत इतना ही सरल है, अगर समय और धैर्य ही कुंजी है, तो लोग बार बार उस पेड़ को क्यों उखाड़ते हैं? या उस स्नोबॉल को बीच में रोककर क्यों देखते हैं? हाँ, लोग लगातार अपनी निवेश रणनीतियों के साथ छेड़छाड़ क्यों करते हैं? इसका जवाब इंसानी फितरत के एक और गहरे पहलू में छिपा है, जिसे किताब में कभी भी काफी नहीं या नेवर इनफ कहा गया है। आहा, तुलना का जाल, समाज में अपनी हैसियत दिखाने की होड़। बिल्कुल। हम इंसानों का दिमाग विकासवाद के नजरिए से ही तुलना करने के लिए बना है। आदि मानव के समय से ही समूह में ऊंचा दर्जा पाने की होड़ रही है। और आज के दौर में ये होड़ वित्तीय सफलता की तुलना में बदल गई है। एकदम सही। लोग अमीर तो हो जाते हैं, लेकिन फिर वो अपने से ज्यादा अमीर लोगों की तरफ देखने लगते हैं। इस अंधी दौड़ में लोग अपनी मानसिक शांति, अपना परिवार और यहाँ तक कि अपनी इज्जत तक दांव पर लगा देते हैं। इस बारे में एक बहुत ही गहरी लाइन है कि जिस चीज की जरूरत नहीं है, उसके लिए उस चीज को दांव पर लगाना जिसकी जरूरत है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। बहुत ही शक्तिशाली विचार है ये। मतलब किसी के पास पहले से ही एक अच्छा घर है, परिवार सुरक्षित है, लेकिन सिर्फ अपने पड़ोसी से बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए वो अपनी जीवन भर की जमा पूंजी को एक खतरनाक रिस्क में डाल देता है। हम ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि समाज हमेशा और अधिक पाने का जश्न मनाता है। जब तक कोई व्यक्ति यह तय नहीं करेगा कि उसके लिए पर्याप्त या इनफ की सीमा क्या है, वो हमेशा दौड़ता ही रहेगा। ये तो एक तरह की बीमारी है। हाँ, पर्याप्त की समझ न होना एक ऐसी बीमारी है जो बड़े बड़े साम्राज्यों को और बहुत ही बुद्धिमान लोगों को गिरा सकती है। जब तक गोलपोस्ट लगातार आगे बढ़ता रहेगा, इंसान कभी उस सफलता का आनंद नहीं ले पाएगा जो उसने पहले ही हासिल कर ली है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब कंपाउंडिंग के जरिए पैसा बनता है, इंसान अपने रिस्क को मैनेज कर लेता है और अपने लिए पर्याप्त की सीमा भी तय कर लेता है, तो अंततः इस सारे पैसे का सबसे बड़ा फायदा क्या है? मतलब हम आखिर ये सारा पैसा चाहते क्यों हैं? हाँ, वही। ये बहुत ही शानदार सवाल है। ज्यादातर लोग सोचेंगे कि पैसे का काम महंगी चीजें खरीदना है, लेकिन इस विश्लेषण का सबसे अहम निष्कर्ष ये है कि पैसे का असली मतलब स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता, फ्रीडम। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी अमीरी, सबसे बड़ी लग्जरी ये नहीं है कि घर के बाहर एक फरारी खड़ी हो।
सबसे बड़ी लग्जरी ये है कि सुबह उठकर ये कहा जा सके कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं मैं जिनके साथ काम करना चाहूं उनके साथ कर सकता हूं। और जब तक चाहूं तब तक कर सकता हूं। पैसे का असली मूल्य ये है कि वो इंसान को उसके अपने समय पर पूर्ण नियंत्रण देता है। अपने समय का मालिक होना, क्या ये विचार सुनने में कितना सुकून देता है। लेकिन विडंबना देखिए, समाज हमें ये नहीं सिखाता। बिल्कुल नहीं। समाज हमें एक बहुत ही अजीब विरोधाभास सिखाता है, जिसे कार में बैठे आदमी का विरोधाभास या मैन इन द कार पैराडॉक्स कहा गया है। ये इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही मजेदार लेकिन कड़वा सच है। ये सच में एक आंखें खोल देने वाला विचार है। इसे ऐसे समझते हैं, जब सड़क पर कोई करोड़ों की महंगी स्पोर्ट्स कार गुजरती है तो जो लोग उसे देखते हैं वे असल में क्या सोचते हैं? वे कार चलाने वाले इंसान की तारीफ नहीं करते। हाँ, वे ये नहीं कहते कि वाह, वह व्यक्ति कितना समझदार, मेहनती और सफल है, मैं उस व्यक्ति का सम्मान करता हूँ। बिल्कुल नहीं। जो लोग सड़क पर खड़े उस कार को देख रहे होते हैं वे असल में अपनी ही कल्पनाओं में खोए होते हैं। वे सोचते हैं कि अगर ये कार मेरे पास होती तो लोग मुझे देखकर सोचते कि मैं कितना कूल हूँ, लोग मेरी कितनी इज्जत करते। यही वो पूरा विरोधाभास है। कार चलाने वाला सोच रहा है कि लोग उसे देखकर प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन असल में लोग उस कार को देखकर खुद की अहमियत बढ़ाने के सपने देख रहे होते हैं। मतलब दौलत से जुड़ा ये ध्यान खींचने का खेल पूरी तरह से खोखला है। एकदम खोखला। लोग दूसरों की महंगी चीजों से प्रभावित होते हैं, उस इंसान से नहीं। जब कोई बहुत महंगी चीज खरीदता है ये सोचकर कि लोग उसका सम्मान करेंगे, तो वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा होता है। तो इसका मतलब दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करना वित्तीय बर्बादी का रास्ता है। एकदम सही। असली शक्ति अदृश्य दौलत में है, जो आपको आजादी देती है। ट्रू वेल्थ इज इनविजिबल। अदृश्य दौलत दिखाई नहीं देती, ये तो बहुत ही गहरी बात है। इसका मतलब है वो पैसा जो बैंक अकाउंट में सुरक्षित पड़ा है। हाँ, या जो निवेश भविष्य के लिए किया गया है। वो महंगी गाड़ियां जो शोरूम में ही छोड़ दी गई और खरीदी नहीं गई, वो ब्रांडेड कपड़े जो दिखावे के लिए नहीं पहने गए, वो पैसा जो बेवजह खर्च नहीं हुआ, वही असली दौलत है। क्योंकि वो अदृश्य दौलत भविष्य में विकल्प देती है। वही लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी देती है। जब लोग अपनी दौलत का दिखावा करते हैं तो वे असल में दुनिया को ये बता रहे होते हैं कि उनके पास अब उतना पैसा कम हो गया है। हमारी आज की दुनिया में, खासकर इस सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम के दिखावे वाले कल्चर में, ये बात बहुत मायने रखती है। हमें हर तरफ ये सिखाया जाता है कि पैसा वो है जो खर्च किया जा चुका है। महंगे रेस्टोरेंट में खाना, शानदार छुट्टियां बिताना। जबकि हकीकत में पैसा वो है जो खर्च नहीं किया गया है। बिल्कुल। इसलिए इस पूरी विस्तृत चर्चा का सार यही है कि वित्तीय सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई व्यक्ति गणित में या अर्थशास्त्र के फॉर्मूलों में कितना होशियार है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो लालच और डर के बीच अपना व्यवहार कैसे संतुलित रखता है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण से कुछ मुख्य बातें समेटना चाहें, की टेकअवेज निकालना चाहें, तो वो क्या होंगी? पहली और सबसे अहम बात, वित्तीय सफलता आईक्यू का नहीं बल्कि धैर्य और सही व्यवहार का खेल है। दूसरी बात, बचत करना बहुत जरूरी है और किसी विशेष कारण के लिए नहीं बल्कि बिना किसी कारण के भी बचत करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में ऐसी अनिश्चितताएं आती हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हाँ, सुरक्षा का दायरा हमेशा होना चाहिए। और तीसरी बात, समय को अपना काम करने देना चाहिए। बार बार निवेश की रणनीतियों के साथ छेड़छाड़ करने के बजाय कंपाउंडिंग के स्नोबॉल को बिना रोके लुढ़कने देना चाहिए। चौथी बात, दिखावा कम करना चाहिए। अहंकार जितना कम होगा, दौलत उतनी ही ज्यादा होगी। और अंततः हमेशा याद रखना चाहिए कि दौलत का सबसे बड़ा इनाम महंगी चीजें नहीं, बल्कि अपने समय और अपनी जिंदगी पर अपना नियंत्रण पाना है। बिल्कुल सही कहा आपने। इन सभी बातों ने पैसे को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो इस पूरी बातचीत से ही पनपा है और जो दिमाग से निकल नहीं रहा है। अच्छा, वो क्या है? अगर असली दौलत वही है जो दिखाई नहीं देती, यानी जो पैसा खर्च नहीं हुआ, जो बैंक में है, जिससे आजादी खरीदी जा रही है, तो ये हमारे समाज के लिए एक बहुत ही अजीब और मुश्किल स्थिति पैदा करता है। वो कैसे? देखिए, हम इंसान स्वभाव से दूसरों को देखकर सीखते हैं। हम देखकर ही चलना सीखते हैं, देखकर ही बोलना सीखते हैं। लेकिन जब बात पैसों की आती है तो हम अच्छे वित्तीय रोल मॉडल कैसे ढूंढ सकते हैं? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। जिन लोगों ने असली सफलता पाई है, जिनके पास भरपूर समय है, जो बिना किसी तनाव के जी रहे हैं, जिन्होंने अपनी दौलत बचाकर रखी है, उनकी सफलता तो पूरी तरह से हमारी आंखों से ओझल है। क्योंकि वो तो दिखावा ही कर ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल।
शायद हमें अपना नजरिया पूरी तरह से पलटना होगा। शायद हमें उन लोगों की तरफ देखना बंद करना होगा जो बहुत जोर शोर से अपनी दौलत का शोर मचाते हैं और हर चीज का दिखावा करते हैं। और इसके बजाय हमें उन लोगों को खोजना होगा जो शांति से अपनी आजादी का आनंद ले रहे हैं, जिनके पास समय की कोई कमी नहीं है और जो बिना किसी दिखावे के एक संतुष्ट जीवन जी रहे हैं। लेकिन ऐसे अदृश्य लोगों को इस शोर शराबे वाली दुनिया में खोजना, शायद यही आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है।